ओ ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा पावकानः सरस्वती पाजे भिट्पाजिनीवति जन्यं वष्टुधिया वसुः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् अन्नात् परिसृतो रसं ब्रह्मणाप्यपिवच्छत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं पिपानकुं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयो मृतं मधु बृहस्पते अतियदर्जो अदेहाद्युमद्विभाति क्रतुमच्चनेखु जद्देदयच्छब्बसरित प्रजा ततदस्मा सुद्रवीडन्धेहि चित्रम् हरिः ओम भूर्भुवः स्वः। अब हम समास प्रकरण के समास सिद्धांत कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रथम भाग में मंगलाचरण है और द्वितीय भाग में मंगलाचरण का उद्धरण सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? जी गुरु जी। है कि नहीं? नहीं है ना? नहीं है जी, नहीं क्या जी, नहीं है, द्वितीय भाग में नहीं है मंगलाचरण। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि इसका कारण मूल यही है, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। मूल कारण यही है क्योंकि जब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग का आरंभ किया गया भट्टोजी दीक्षित के द्वारा, तो पहले ही तीनों मुनियों को प्रणाम करके उन्होंने आगे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते से लिखा। ठीक है, तो उसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते जो शब्द है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते अस्माभिः, ये जो वाक्य है इसी वाक्य से वो गतार्थ हो गया द्वितीय भाग। इसका कारण ये है कि समास जो प्रकरण है, यह प्रकरण जब आरंभ होता है तो किस कोटि के अंतर्गत आता है? हम व्याकरण शास्त्र में जब अध्ययन करने जाते हैं तो पदद्वयम, दो प्रकार के पद मानते हैं, एक है सुबंत पद और एक है तिङंत पद। हम सुबंत पद का अन्वाख्यान पहले करते हैं और बाद में तिङंत पद का करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सामान्य रूप से हम ये समझें कि जब तक पद का उपस्थित सुबंत पद का उपस्थित नहीं हो पाएगा तब तक वह प्रातिपदिक के अभाव में, कारक के अभाव में क्रियान्वय नहीं हो पाएगा। इसीलिए सुबंत प्रकरणम आरभ्य तिङंतम उच्यते। तात्पर्य कहने का बहुत इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सुबंत पद का ज्ञान के बाद ही तिङंत, क्योंकि तिङंत का अन्वय कहां पर होता है? सुबंत में।
तो जब तुम्हारा सुबंत ही पद नहीं रहेगा तो तिङन्तस्य अन्वयः कुत्र भवितुमर्हति, कहां हो सकता है बताओ, कल्पना करो। मान लिए जाए तुम पचति कहते हो, उस पचति का अन्वय कहां पे करोगे जब तुम्हारे पास रामः इति पदम अस्त्येव नहीं। तो प्रथमम सुबंतम निर्माप्य, तभी वो क्रियान्वय होने के कारण, क्रियाजनकत्व होने के कारण वो कारक कहलाता है। और यही सुबंत पद जो है, हम एक शब्द में कहें तो कारक का जनक होता है। इसलिए जितने भी ये पद होते हैं सुबंत वाले, यही तो जन्म देते हैं कारक को, और वही क्रिया में अन्वय होते हैं। तात्पर्य यही है कहने का कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग की जब उपस्थिति हुई तो सुबंत प्रकरण, इसमें 2 प्रकरण, 4 भाग हैं इसमें, चारों खंड में देखिए आप, पहला जो खंड है सिद्धांत कौमुदी का, वो पूरी तरह से सुबंत प्रकरण के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। आरोहक क्रम होता है और अवरोहक क्रम होता है। संज्ञा प्रकरण को बताने के बाद सीधा संधि में प्रवेश करके वाक्य का बोध कराया जाता है। वाक्य को कराने के बाद फिर उसमें पदों की संरचना होती है। समझ रहे हो, संधि जो पहले पढ़ाया गया, संधि जो पहले बताया जाता है कि अथाच संधि से आरंभ करते हैं, और अथ अच संधि से आरंभ करके उन्होंने वाक्यों को बता दिया, क्योंकि वैयाकरणों के यहाँ वाक्य स्फोट एवं प्राधान्यम, ये सब लोग जानते होगे, नहीं जान रहे हो तो जान लो कि वाक्य स्फोट ही प्राधान्य है। अष्टौ स्फोटाः तत्र वाक्य स्फोट है एवं प्राधान्यम किमर्थम, क्यों प्राधान्य है वाक्य स्फोट, क्योंकि वही व्यवहारिक है, वही व्यवहारिक है। पद स्फोट और वर्ण स्फोट को कोई वैयाकरण ही जान सकता है, लेकिन जो वैयाकरण नहीं है, जो व्याकरण नहीं पढ़ा है, वो किसको जानता है, वाक्य को जानता है। इसलिए संसार में लोग संस्कृत बोलना भले ही ना जाने, लेकिन संस्कृत के वाक्य को जरूर समझते हैं। यद्यपि संस्कृतम नाधीते, यद्यपि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीम नाधीते नाधीतवन्तः तेपि किं कुर्वन्ति संस्कृतम अवगच्छन्ति, यद्यपि वक्तुम न शक्नुवन्ति किंतु अवगच्छन्ति। क्यों, क्योंकि वाक्य है, उसी वाक्य के स्फोट के द्वारा उसको ज्ञान होता है। इसलिए व्यवहारिकतया पूर्ण रूप से वाक्य स्फोट को प्रधान माना गया है। जब आप आचार्य में कभी पढ़ेंगे तो वहां एक परम लघु मंजूषा इत्यादि नागेश भट्ट का ग्रंथ है, वहां पर इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। उसी क्रम में अच संधि को आरंभ करके फिर बाद में जो है अजंत पुल्लिंग, अथ अजंत पुल्लिंगा, फिर वो धीरे धीरे पद में आए। पहले वाक्य को बनाया, प्रार्थ्यति बनाया, शुद्धि उपास्य बनाया, सभी जितने भी आप संधि प्रकरण के प्रयोग हैं आप उसको ध्यान देंगे तो वाक्य के अंतर्गत आता है वो। फिर धीरे धीरे आप जब जाएंगे तो किसमें पहुंचते हैं आप, अथ अजंत पुल्लिंगा से आप पदस्फोट में पहुंचते हैं। अब फिर पदस्फोट में पहुंचते 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 देखिए आप पदों की संरचना कर रहे हैं। इस तरह से ये क्रम है। कहने का मतलब क्या है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सुबंत प्रकरण में प्रथम भाग और द्वितीय भाग को रखा गया, फिर तिङन्त प्रकरण में तृतीय भाग और चतुर्थ भाग को रखा गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत भ्वादिगण से आरंभ होता है तृतीय भाग, और जो आरंभ होता है चतुर्थ भाग वह कृदंत इत्यादि यंगलूक प्रकरण इत्यादि उसमें है, जो भी धातु के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। तो सीधी सीधी बात स्पष्ट हो गई। आप ये समझ लीजिए कि सिद्धांत कौमुदी का जो 4 खंड स्वरूप है वही 2-2 पदों के विभाजन का प्रतीक है। समझ में आ रहा है सभी को? 4 खंड में आप जब द्वितीय खंड को पढ़ना चाहेंगे तो द्वितीय खंड भी सुबंत प्रकरण के कुक्षी में प्रविष्ट है। समझ गए? सुबंत पद के कुक्षी में प्रविष्ट है, क्योंकि समास जो होता है वह समास ही तिङन्त नहीं अपितु वो सुबंत है, सुबंत ही है, प्रातिपदिक है। कृतधिस समासाश्च से आप प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, है ना? तो कहने का तात्पर्य यही है। इसीलिए ये जो है अलग से करने की आवश्यकता नहीं है।
अलग से मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं है। बात स्पष्ट हो गई? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? जी गुरुजी। समझ में आ रहा है जी? जी इसलिए जो है ये हुआ। दूसरी बात ये है कि व्याकरण क्या है, इन सभी विषयों को तो आप बहुत सारे विद्वानों के मुख से और बहुत सारे अध्यापकों के मुख से और बहुत सारे विद्यार्थियों के मुख से आप बहुत सुने होंगे और जानते भी हैं। लेकिन व्याकरण का मूल रहस्य क्या है, क्रम क्या है अध्ययन अध्यापन का? क्रम यही है कि हम वाक्य को समझ करके पदों की ओर आएं। यही मूल जो है अभिप्राय है कहने का, तभी शाब्द बोध होता है। जब आप जान गए कि रामः गृहं गच्छति ये वाक्य है, तो व्याकरण उसमें पदों का अन्वाख्यान करता है। रामः इति पदम सुबंतम पदम तस्य अन्वाख्यानम क्रियते, और गृहम ये सुबंत पद है तो उसका अन्वाख्यान व्याकरण करेगा। गच्छति यह तिङंत पद है, उसका अन्वाख्यान व्याकरण करेगा। इस तरह से वाक्यों में पदों का अन्वाख्यान करना ही मुख्य रूप से व्याकरण का प्रथम चरमोद्देश्य है, जिसको हम नाना प्रकार से अर्थ करते हैं कि साधु शब्दों का ज्ञान होना इत्यादि जितना भी, तो अन्वाख्यान ही मूल है। क्योंकि वैयाकरण व्याकरण जो है, जो व्याकरण पढ़ते हैं वो वैयाकरण लोग साधु शब्दों का ही अन्वाख्यान करते हैं, असाधु का तो करते नहीं। और व्याकरण भी साधु शब्द का ही अन्वाख्यान करता है। अन्वाख्यान का तात्पर्य जो उसकी संरचना है उसके बारे में विचार करता है। अगर रामः यह साधु शब्द है तो उसकी संरचना के विषय में व्याकरण जरूर विचार करेगा। अगर रामः असाधु शब्द है तो उसमें व्याकरण विचार नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, जाना होगा किसी किसी के मुख से, लेकिन मूल वही है कि हम पदों की संरचना, क्योंकि इसलिए व्याकरण में दो पद होते हैं, सुबंत पद और तिङंत पद, और इन्हीं दोनों पदों में ही पूरा समाहित है सब। तो हम जिस पद के बारे में अभी अध्ययन करने की उपक्रम कर रहे हैं वह कौन सा पद है? सुबंत पद। और उस सुबंत पद के अंतर्गत ही यह आता है समास प्रकरण, अतः पृथक मंगलाचरणस्य नावश्यकता, कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सीधा सीधा हम सीधा समास में प्रवेश करते हैं कि समास है क्या। यहां तक बात स्पष्ट हुई? जी गुरु जी जो मैं बोल रहा हूं वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार म्यूट खोल करके बोलो। गजेंद्र, आ रहा है गुरु जी। समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। खुमेंद्र, जी आ रहा है गुरु जी। और आशीष चतुर्वेदी? जी गुरु जी आ रहा है। आशीष शुक्ला? जी गुरुजी आ रहा है। और जया, आपको आ रहा है। ऐसा लगे कि थोड़ा कठिन हो रहा है या ऐसा लगे कि बहुत ही समझने में असुविधा हो रही है तो बताना। अंकित? आ रहा है गुरुजी। अच्छा, तो अब देखो समास किसे कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं संक्षेप को। समसनम समासः समुपसर्गात् अस धातोः भावे घय प्रत्यय सम असनम समासः। असनम इति भाव, भाव अर्थ में हम ल्युट प्रत्यय करेंगे तो असनम बनता है असन का। तो भाव में जब घय प्रत्यय करोगे भावे सूत्र से तो समसनम समासः, भाव का तात्पर्य क्रिया। ठीक है ना, क्योंकि व्याकरण में भाव का अर्थ क्रिया से ही लिया जाता है।
इसलिए समसनम समासः का तात्पर्य है कि समास वह है जो भावस्वरूप क्रिया में उपस्थित है। जैसे संक्षेप हम कहें, यही समास का स्वरूप है। यह समास एक परिनिष्ठित शब्द है। समास हम एक संज्ञा के रूप में समझ सकते हैं कि समास एक संज्ञा है, सूत्र के द्वारा नहीं, उच्चारण के द्वारा। लेकिन जिसमें समास हो गया उस पद को क्या कहते हैं? समस्त। क्यों? क्योंकि समास होने के बाद वह पद समस्त पद कहलाता है। तो समास जो है संक्षेप का स्वरूप है, और ऐसा संक्षेप जो पदों की उपस्थिति को बहुत ही परिवर्तन कर देता है। जहां पर 2 पदों की उपस्थिति हो, 3 पदों की उपस्थिति हो, वहां पर एक ही पदों की उपस्थिति से सभी कार्य को सिद्ध कर देता है। इसीलिए वह समास संक्षेप का एक उदाहरण है, एक स्वरूप है। क्योंकि यह अर्थ के आधार पर किया जाता है, इसलिए समास जो है क्या होता है? इसलिए समास जो है व्यवहारिक होता है, अर्थ के आधार पर। व्यवहारिक कैसे होगा? व्यवहार में जो अर्थ लिया जाता है उसी अर्थ के आधार में समास किया जाता है। अगर व्यवहार में जो अर्थ प्रतीत नहीं है, वह अर्थ कभी भी समास के द्वारा संभव ही नहीं है। इसलिए समास जहां पर होता है उसमें व्यवहारिक अर्थ के द्वारा, इसीलिए 2 प्रकार के इसमें विग्रह होते हैं, और इसका मूल कारण है समर्था पद विधि सूत्र का समर्थ शब्द। क्योंकि जब तक समर्थ नहीं होगा तब तक समास नहीं होगा। ठीक है ना? और वो समर्थ क्या है? तो वही है जो एक पदों को दूसरी पदों के साथ संबंध बनाता है। ठीक है? समर्थ 2 प्रकार का होता है, एक एकार्थी भाव होता है और एक व्यपेक्षा भाव। समास में केवल और केवल एकार्थी भाव ही सामर्थ्य की आवश्यकता है। नाना अर्थ को जो एकार्थ में संपादन कर दे, अभूत तद्भाव। एक सूत्र है, कृभुवस्त योगे संपद्य कर्तरी च्वी, अभूत तद्भाव में च्वी प्रत्यय होता है। तो वही जो नहीं है उसको वैसा कर दे। अभूत तद्भाव, जिसकी सत्ता उपस्थित नहीं है उसकी सत्ता की उपस्थिति जहां पर हो जाती है उसी को अभूत तद्भाव कहा जाता है, अर्थात एकार्थी भाव। अनेकार्थ एकार्थवत संपद्यते इति एकार्थी भाव। अनेकार्थ नाना अर्थ पदानाम एकत्र समवायीकरण, एक धर्मावच्छिन्नत्वेन बोध अगर करने लगे, नाना धर्मों को एक धर्म में मिला करके बोध होने लगे, वही एकार्थी भाव है। और यह एकार्थी भाव केवल समास में ही देखा जाता है। दूसरा जो व्यपेक्षा भाव होता है वह कहाँ होता है? वह केवल और केवल वाक्य में होता है। क्योंकि आप कोई भी वाक्य बोलते हैं उसमें पदों की आकांक्षा बनी रहती, विशिष्टाकांक्षा व्यपेक्षा। रामः, आगे आकांक्षा बनी है गृहम के साथ, रामः गृहम गच्छति कहोगे तो उसकी आकांक्षा बनी। तो आकांक्षा का जो स्वरूप है जिसमें पदों की, वही विशेष रूप से विशिष्ट आकांक्षा व्यपेक्षा सामर्थ्य के रूप में, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य के रूप में कहा जाता है। और यह व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य वाक्य में ही देखा जाता है, समास में नहीं देखा जाता। तो समास का मूल केंद्र बिंदु में अगर कोई आएगा तो वह है केवल समर्थ। यदि पद समर्थ नहीं है तो कभी भी समास होने की संभावना नहीं। और समर्थ कैसा होना चाहिए? लोक व्यवहार के अर्थ के द्वारा संगतार्थ अर्थ होना चाहिए। और नाना धर्म नाना अर्थ है तभी वो एकार्थ में परिणित होगा, वही एकार्थी भाव है। उसी को हम एकार्थी भाव सामर्थ्य कहते हैं।
चूंकि समास पदों के साथ होता है, इसीलिए पद के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। केवल एक बहुब्रीही समास ही ऐसा है जहां पर 3 पदों के साथ विग्रह होता है, जिसको हम त्रिपद बहुब्रीही कहते हैं। इसलिए त्रिपद बहुब्रीही केवल बहुब्रीही समास, और दूसरी जगह नहीं। दूसरी जगह आप देख लीजिए, आप पढ़ेंगे आगे, कहीं भी ऐसे आपको बहुत कम स्थल मिले तो मिले 2 पदों के साथ ही समास होता है। तो पदों की संरचना के आधार में अर्थ को स्वीकार करके एकार्थी भाव सामर्थ्य के द्वारा लोक अर्थ को स्वीकार करते हुए समास की संरचना होती है, और वह समास पूर्णतया अनित्य होता है। व्याकरण में जो समास बताया जाता है वो शाश्वत नहीं होता, इसलिए एक वार्तिक है, और एक कहा भी गया है समास विधि अनित्य। समास विधि जितनी भी होती है सब अनित्य है। क्यों अनित्य? इसका कारण क्या है? क्योंकि यह कब अर्थ में परिवर्तन हो जाए ये कोई नहीं जानता। रामेश्वर शब्द का अर्थ राम का ईश्वर भी होता है, और राम है ईश्वर जिसका ये भी होता है। कोई प्रश्न करेगा आपसे कि आप दोनों अर्थ क्यों करते हो, एक ही करो, तो दोनों अर्थ को करना जरूरी है। इसलिए सारी चीजें अनित्यता में प्रमाण है। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि यह समास पूर्ण रूप से निश्चित किया गया है। लोक व्यवहार में जो अर्थगतार्थ है उसी अर्थ को लेकर के समास का स्वरूप और समास के अर्थों को स्वीकार किया जाता है पद के अर्थ के द्वारा। इसलिए समास किसके ऊपर आश्रित होगा? लोक व्यवहार के अर्थ के ऊपर आश्रित होगा। इसलिए समास जो है पूर्णतया लोक अर्थ को स्वीकार करके किया जाता है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं? आवाज आ रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी